हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सिंह शेखावत फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया जिसके अंदर 2 चैप्टर थे और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट। तो बीएससी फाइनल ईयर की जो क्लासें हैं जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स की तो कंप्लीट है ही, प्लस में हम न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है और उसके 9 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हो। और बाकी आप जूम ऐप पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप पर जाकर के आप सारी 9 क्लासें फर्स्ट यूनिट की देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट और चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। देखिए बच्चों, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, पहले तो आप लोग समझ लो कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? बैकुलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि एक यूरेनियम से बना हुआ पदार्थ लिया और उन्होंने ये पाया कि यदि यूरेनियम से बने हुए पदार्थ को किसी फोटोग्राफिक प्लेट के पास में रखा जाता है तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो ऐसी विकिरण है कि जैसे मान लो कि ये क्या है, यूरेनियम पार्टिकल है, ये वो प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है कि इस यूरेनियम से कोई तो विकिरण निकलती है कि जो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव उत्पन्न करती है। और फिर उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक पेपर लिया और एक ब्लैक पेपर लेने के बाद में इनके बीच में लगा दिया। लेकिन उन्होंने ये पाया कि इन विकिरणों के ऊपर इस ब्लैक पेपर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब तुम्हें इस बात से ये तो अंदाजा लग गया होगा कि ब्लैक पेपर का विकिरणों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देखिए बच्चों, एक बार दोबारा से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता। तो देखिए बच्चों, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है या फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल किन्हें कहते हैं? वे पार्टिकल जिनसे विकिरणों का स्वतः ही उत्सर्जन होता रहता है, वे पार्टिकल क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पार्टिकल कहलाते हैं। और रेडियो एक्टिव पार्टिकल के इन गुण को ही क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले खोज इनकी किसने की थी? सबसे पहले खोज इसकी बैकुलर ने की थी। इसलिए इन विकिरणों को हम क्या नाम से जानते हैं? बैकुलर विकिरणों के नाम से जानते हैं। लेकिन बैकुलर ने यहीं रुक गए, वो आगे उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद में किसने काम किया? पीरे क्यूरी ने और मैडम क्यूरी ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लेड या फिर सीसा, इसके अयस्क से उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल रेडियम प्राप्त किया, जिसकी रेडियो एक्टिवता यूरेनियम से 10 लाख गुना अधिक थी। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने ये पाया कि इसकी प्रबलता कितनी अधिक थी? 10 लाख गुना थी। लेकिन उन्होंने भी फिर काम वहीं रोक दिया। फिर एक नए साइंटिस्ट आए और उनका क्या नाम था? रैदरफोर्ड नाम था। रैदरफोर्ड ने क्या किया? उन्होंने इन विकिरणों का गहन अध्ययन किया और रैदरफोर्ड ने फिर ये पाया कि जो ये विकिरण होती है ना, ये एक टाइप की विकिरण नहीं होती। ये कितने टाइप की विकिरण होती हैं? ये 3 टाइप की विकिरण होती हैं। उन्होंने इनको अलग अलग नाम दे दिए। एक को क्या नाम दिया? अल्फा विकिरण नाम दे दिया, एक को बीटा विकिरण नाम दे दिया और एक को गामा विकिरण नाम दे दिया। अब हम बारी बारी से इन तीनों विकिरणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे ही दी आपने, रेडियो एक्टिविटी। तो आप सबसे पहले जल्दी जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए। वे पदार्थ जो स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तथा पदार्थ के इस विशेष गुणधर्म को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तथा पदार्थ के इस विशेष गुणधर्म को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना, रेडियो एक्टिवता शब्द हेनरी बेकुलर वैज्ञानिक ने 1896 में बताया था। रेडियो एक्टिवता शब्द हेनरी बेकुलर वैज्ञानिक ने 1896 में बताया था। इसलिए इन विकिरणों को बैकुलर विकिरणों के नाम से जाने जाना लगा, या फिर इन विकिरणों को बैकुलर विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल लिखिए। जिसने पहले क्लास ज्वाइन कर रखी है उसको दोबारा से नहीं लिखना, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक नहीं लिखना। अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ गए ना?
एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, यूरेनियम व रेडियम। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय प्रक्रिया है, अर्थात रेडियो एक्टिवता परमाणु के नाभिक का एक विशेष गुणधर्म है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, रदरफोर्ड ने बेकुलर विकिरणों की प्रकृति का अध्ययन कर इन्हें 3 प्रकार का बताया। इनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। अब हेडिंग दीजिए बच्चों नंबर 1, अल्फा विकिरण। ब्रैकेट में लिखना 2 हीलियम 4। ब्रैकेट में लिखना बच्चों 2 हीलियम 4। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो बच्चों, वे विकिरण जो ऋणावेशित कण के रूप में, वे विकिरण जो धनावेशित कण के रूप में विद्यमान होती हैं या उपस्थित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अल्फा विकिरण कहलाती हैं। बीटा विकिरण, वे विकिरणें जो ऋणावेशित कण के रूप में विद्यमान होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बीटा विकिरण कहलाती हैं। या फिर गामा विकिरणें, थर्ड पॉइंट लिखना बच्चों, गामा विकिरण। इसमें नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो, वे विकिरणें जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्यमान हो, अर्थात ये विकिरणें आवेश से प्रभावित नहीं होती। अब देखिए बच्चों कि आपने तीनों को बारी बारी से समझ लिया। किस किस को समझ लिया? अल्फा को समझ लिया, बीटा को समझ लिया, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक डायग्राम देखते हैं और डायग्राम में देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये तीनों किसी पार्टिकल, मान लो कि हम यूरेनियम की चर्चा कर रहे हैं, हम देखेंगे कि यूरेनियम से ये तीनों विकिरणें किस प्रकार निकलती हैं या फिर अपने आप बाहर उत्सर्जित होती हैं। अब मेरे साथ डायग्राम साथ के साथ ही बना लेना। अब जो पहले वाले बच्चे थे वो अब डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा कोई यूरेनियम पार्टिकल रखा है, एक बार समझ लीजिए आप। यहाँ पे क्या रखा है? एक यूरेनियम पार्टिकल रखा है और इससे क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। कौन सी? विकिरणें, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए बच्चों कि हमने ये इस साइड में अल्फा निकाल दी, ठीक है। ये कौन सी है? अल्फा। ये कौन सी है? बीटा। और बीच वाली कौन सी है? गामा। ये गामा। और बच्चों इन दोनों के साइड में 2 प्लेट होती हैं। कैसी कैसी प्लेट होती हैं? यहाँ पर तो क्या होती है? नेगेटिव प्लेट। और यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट। देखिए बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट होती है। पहले एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। बना लिया? अब सारे बच्चे सामने देख लीजिए बच्चों, अगर सबने बना लिया है तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या रखा है? कोई यूरेनियम पार्टिकल है। और जब ये यूरेनियम पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है तो यूरेनियम से विकिरणें अपने आप उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर इस साइड में हमने देखो बच्चों एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इस साइड में क्या कर दिया? नेगेटिव प्लेट लगा दी। जब ये नेगेटिव प्लेट इस साइड में है तो विकिरणें निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं? अपनी तरफ पॉजिटिव जो विकिरणें आती है, मतलब अल्फा विकिरणें या फिर अल्फा जो पार्टिकल होते हैं उनको क्या कर लेती है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल इस साइड में और बीटा पार्टिकल इस साइड में चले जाते हैं,
ठीक है, इसे समझ में आ गया ना कि ये इस साइड में क्यों जाते हैं। अब आप ठीक है, अब देखिए बच्चों कि हम कुछ जो डीके हैं वो देख लेते हैं, तो आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना। और ये तो तुमने पहले भी पढ़ लिया, अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले पढ़ा था ना तुमने, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया था। क्या बताया था? बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे अल्फा पार्टिकल निकल के नहीं आ रहा था, और हमने वहां पर बीटा की बात की थी, बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके की थी ना, इनकी बात सबकी। ठीक है, तुमको याद तो आता है, चलो अच्छी बात है। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखे अल्फा डिके, और इसके लिए क्या लिखोगे बच्चों? ZXA। अब देखिए बच्चों, अल्फा डिके क्या होता है? अल्फा कैसा पार्टिकल होता है? अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, और उसके अंदर उसका मास कितना होता है? 4 मास होता है, ठीक है। तो यदि हम अल्फा डिके कर रहे हैं तो प्रोटॉन कितने कम हो जाएंगे? 2, और यहाँ ए में से कितना कम हो जाएगा? 4, ठीक है। और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? 2 हीलियम 4। और 2 हीलियम 4 को क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर लो। फिर सेकंड लिखो, बीटा नेगेटिव डिके। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा नेगेटिव 6, बीटा नेगेटिव 6। इसके लिए क्या बताया था? इसके लिए ये बताया था कि सपोज करो ये कोई पार्टिकल है, तो बच्चों तुम एक बात बताओ मेरे को कि क्या तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि बीटा नेगेटिव डिके के अंदर और बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर होता है क्या कंफ्यूजन? होता है कि किस में न्यूट्रॉन कम होते हैं, किस में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। तुम तो मैं आज तुम्हें ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि उसके बाद तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीटा नेगेटिव डिके की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीटा के ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस का साइन है, ठीक है। तो जब हम बीटा नेगेटिव डिके की लिखेंगे तो सबसे पहले एक पार्टिकल, जो भी प्रोटॉन और जो उसकी द्रव्यमान संख्या है, ये लिख लेंगे ZXA। अब बीटा नेगेटिव डिके के अंदर हमेशा ये याद रखना कि अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो इसके अंदर +1 की एक्स्ट्रा इसके पास इनकम होगी, मतलब कि ये इसके पास एक प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब एक बढ़ेगा, ठीक है। और यदि हम बीटा प्लस डिके की बात करते हैं तो वहां पर ये प्लस आता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कम होगा, और क्या कम होगा? प्रोटॉन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको पता है कि बीटा नेगेटिव डिके है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया? एक बढ़ा दिया, Z+1 Y और A। आपको पता है बीटा डिके के अंदर ए तो कांस्टेंट रहता ही है। अब देखिए बच्चों कि यदि यहाँ पर Z+1 है तो हम यहाँ पर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि हमें, तुम्हें पता ही है कि 11th में भी तुम पढ़ के आए, 12th में भी तुम पढ़ के आए कि रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर Z+1 है और यहाँ पर Z है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? -1 E, और यहाँ पर 0। 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर A और यहाँ पर A, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना। बीटा नेगेटिव डिके तुमने नोट भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लो। और उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए, बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके, एक बच्चों इसके साथ न्यूट्रिनो और निकलता है, वो और लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिनो और ऐड कर लीजिएगा ये वाला। अब देखिए बच्चों, हम बीटा प्लस डिके की बात कर रहे हैं, तो वो ही हमारी इक्वेशन Z
देखो बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कमी होगी प्रोटॉन की, ठीक है, और कमी होगी तो क्या होगा, Z-1 ए प्लस, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा +1, ठीक है। और अगर हम न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए और फोर्थ हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। फोर्थ में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इसके अंदर देखिए बच्चों, जैसे ये कोई पार्टिकल है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, ठीक है, मतलब अपने अंदर समा लिया। तो इसकी जो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, Z-E प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये रिएक्शन भी नोट कर लीजिए, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो बोलिए, वरना तुम इनको ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे Z यहाँ पे -1, तो आगे क्या आएगा, Z-1 आएगा। ये Y के जस्ट नीचे है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगा Z-1। अब देखिए बच्चों, तुमने ये सब कुछ नोट कर ही लिया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रेडियो सक्रिय विघटन का नियम। रेडियो सक्रिय विघटन का नियम, या ब्रैकेट में लिखना रदरफोर्ड सोडी का नियम। रदरफोर्ड सोडी का नियम। तो तुम्हें पता है रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या था, तो पहले समझ लीजिए बच्चों कि रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या था। रदरफोर्ड सोडी ने बच्चों ये बताया था कि जब कोई भी पार्टिकल, मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जब वो अपने परमाणुओं के अंदर विभक्त होता है, या फिर बोले तो कि वो उनका टुकड़े टुकड़े होते हैं किसी भी पार्टिकल के, तो जो उसके विघटन की दर है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो उसके परमाणुओं की संख्या के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्या समझ में आया तुम्हारे, दोबारा से सुन लीजिए बच्चों कि इस नियम के अनुसार किसी समय सक्रिय परमाणु के विघटन की दर, मतलब कि जो परमाणु विघटित हो रहा है ना, उसके विघटन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं के समानुपाती होता है, ठीक है। तो साथ के साथ नोट कर लीजिए, या फिर इसकी पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पहले बोर्ड पे देखो एक बार, नहीं तो तुम्हारे समझ ही नहीं आएगा, फिर क्या बोल रखे सर जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। अब देखें वो क्या बोल रहा है कि परमाणुओं के परिवर्तन की दर, मतलब विघटन की दर। जैसे मान लो कि n परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, dN/dt। और देखिए बच्चों जब विघटन होता है तो परमाणु कम ही होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो उस टाइम जो पार्टिकल उपस्थित होते हैं ना उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी समय, इस नियम के अनुसार किसी समय सक्रिय परमाणु के विघटन की दर, सक्रिय परमाणु के विघटन की दर उस समय स्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के, उस समय स्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात ये वाली लाइन नोट कर लीजिए, बोर्ड पे देख के नोट कर लेना, -dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n।
लिखिए बच्चों, यहाँ dN/dt इज इक्वल टू परमाणुओं के विघटन की दर, परमाणुओं के विघटन की दर। और जस्ट इसके नीचे लिखिए बच्चों, कैपिटल N इज इक्वल टू सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, जो जाता है उसको जाने दो, आप तो आगे नोट करिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट उसके साथ जरूर आ जाता है उसकी जगह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। ठीक है, ये नोट कर लीजिए और इसके साथ में लिखिए लैम्बडा इज इक्वल टू लिखिए बच्चों, लैम्बडा इज इक्वल टू समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, या बोले तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना, जिसे क्षयांक भी कहते हैं या फिर जिसे डिके कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो बोर्ड पे देख लीजिए, क्षयांक नियतांक, डिके कांस्टेंट। ठीक है, ये सब तुमने लिख लिया, अब आगे नोट करिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चर पृथक्करण की विधि लगाएंगे। चर पृथक्करण की विधि क्या होती है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे तब नहीं करते थे क्या कि x x एक साइड और y y एक साइड। अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि n वाली जो टर्म है वो एक साइड में कर लेंगे, dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt। ये जो बच्चों n है वो हमने क्या किया, dN के नीचे ले आए, और ये जो dt था वो किसके मल्टीप्लाई में चला गया, लैम्बडा के मल्टीप्लाई में चला गया। अब तुम इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेट बोथ साइड। तुम एक काम करो, तुम समझ लो पहले, नोट बाद में कर लेना। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम दे दूंगा, वीडियो रोक लूंगा, तुम आराम से नोट कर लेना। अभी तुम समझ लो हमने क्या किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइडों से समाकलन करने पर। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसका दोनों तरफ से समाकलन कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो ये लो, समाकलन का साइन लगा दिया। अब देखिए बच्चों कि हम मानते हैं कि यहाँ पर जो समाकलन है, जो इंटीग्रल है, वो किस किस के बीच में है। यहाँ पर तो टाइम का है और यहाँ पर है परमाणु की संख्या dN का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर समाकलन ले रहे हैं तो हमें एक लिमिट भी चाहिए होगी, लिमिट चाहिएगी ना। तो देखिए बच्चों, टाइम की लिमिट तो क्या होगी, जब विघटन स्टार्ट हो रहा हो और किसी टाइम t तक। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 टू किसी टाइम t तक, तो t की लिमिट कितनी हो गई, 0 टू t। और अब देखिए बच्चों कि परमाणुओं के विघटन, जो सक्रिय परमाणु है उनकी जो संख्या कम होती जा रही है, उसकी लिमिट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा परमाणु कब होंगे, स्टार्टिंग के अंदर होंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि n0 परमाणु उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर है, और t टाइम के पश्चात उसके अंदर कितने परमाणु बचते हैं, n परमाणु बचते हैं। तो हम इसकी लिमिट क्या लगा देते हैं, n0 से n। ठीक है,
तो तुमने कहाँ तक नोट कर लिया था? तुमने यहाँ इक्वेशन 1 तक नोट कर लिया था। इक्वेशन 1 तक नोट करने के बाद लिखिए दोनों तरफ से समाकलन करने पर, लिखिए समीकरण 1 का दोनों तरफ से समाकलन करने पर, फिर आगे समाकलन का साइन लगा देना, लिमिट मत लगाना। फिर आगे समाकलन का नेक्स्ट स्टेप में बच्चों समाकलन का साइन लगा देना, लेकिन लिमिट मत लगाना। अगर किसी ने लगा भी दिया तो उसको काटना मत, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए बच्चों, यदि प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर कुल सक्रिय परमाणु n नॉट, यदि प्रारंभ में कुल सक्रिय परमाणु n नॉट तथा t समय पश्चात परमाणु विघटित होकर तथा स्मॉल t पश्चात परमाणु विघटित होकर n बच जाते हैं, तब आगे देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आप समझते जाना मेरे साथ के साथ में। अब मेरे सामने देखिए, बोर्ड पे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों कि 1/n और dn। अब तुम्हें पता ही है कि 1/x का, अब देखिए बच्चों सामने बोर्ड पे देखिए, हम क्या करते हैं कि 1/x और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है 1/n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log n। अरे तुम बार बार क्यों छोड़ रहे हो क्लास और फिर बार बार बीच में जा रहे हो? हमारे पास देखिए बच्चों ये वैल्यू आ गई, हमने लिमिट क्या रख दी n नोट से n और 0 से t। नोट मत करिएगा, पहले समझ लीजिएगा, 0 से t में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला तुम्हें बता दूंगा, तो ln n माइनस ln n नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। यदि देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है a/b, ये फॉर्मूला होता है ना, ये तो नोट कर लिया था ना ये वाली इक्वेशन। तो अब देखिए बच्चों कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln n/n नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। यहाँ तक नोट करिए बच्चों और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। नोट करिए यहाँ तक। समीकरण 2 के दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगाने पर, समीकरण 2 के दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगाने पर, अब देखिए बच्चों अब तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंशियल ln के लिए क्या काम करता है, एक एंटी ln का काम करता है, ठीक है, काम करता है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वजह से ln क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए एक्सपोनेंशियल ln x इज इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, n/n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्बडा t।
यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, इसको हम e की पावर के भी रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना कि एक्सपोनेंशियल को हम e की पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमें क्या मिल गया, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्बडा t। और आगे देखिए बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t। और इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लिखिए, नोट करने के बाद लिखना बच्चों। समीकरण 3 विघटन के नियम का चरघातांकी 6 नियम है। विघटन के नियम का चरघातांकी 6 नियम है। तो सबने नोट ही कर लिया ना, मैं मिटा दूं ना? ठीक। अब देखिए बच्चों, इसका एक डायग्राम है, वो बना लीजिए आप, जो कि टाइम और पार्टिकल की संख्या इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और ये किस टाइप से है, ये देखिए, ये इस टाइप से। समझ गए बच्चों? मतलब चरघातांकी रूप से पार्टिकलों की संख्या कम होती जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल की संख्या n नॉट बाई 2, मतलब n नॉट क्या है, पार्टिकल की प्रारंभ में संख्या। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, जितने पार्टिकल की प्रारंभ में संख्या थी उसकी आधी। ठीक है, और टाइम यहाँ पर कैपिटल T। ये डायग्राम बना लो और लिखिए बच्चों आगे। ये डायग्राम बनाने के बाद में हेडिंग दीजिए डीके कांस्टेंट। ये डायग्राम बनाने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट क्या था, लैम्बडा। लिखिए बच्चों, समीकरण 1 से देखिए बच्चों कि हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। ये इक्वेशन थी ना। यहां से अगर हम लैम्बडा की, सॉरी बच्चों, यहाँ पर t ना था, यहाँ पर n था। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट करिए ये वैल्यू, नोट करिए, लिखिए। अर्थात अर्थात प्रति सक्रिय परमाणु, प्रति सक्रिय परमाणु प्रति सेकंड, प्रति सेकंड विघटन की प्रायिकता को क्षयांक कहते हैं। विघटन की प्रायिकता को डीके कांस्टेंट कहते हैं। यदि, नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, यदि समीकरण 3 में, यदि समीकरण 3 में स्मॉल t इज इक्वल टू, स्मॉल t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा हो तो, 1 अपॉन लैम्बडा हो तो, अब तुम्हें इक्वेशन 3 तो पता ही होगा क्या था, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t। देखिए समीकरण 3 क्या थी बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि
समीकरण 3 में t इज इक्वल टू 1/λ हो तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं। और जब इक्वेशन 3 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, n0 - लैम्बडा इंटू 1/λ। ठीक है, ये देखिए बच्चों, लैम्बडा आप ठीक से बनाना, ठीक है। लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, n0/(e⁻⁻1), ठीक है। और आगे क्या आएगा, n इज इक्वल टू n0/e। और तुम्हें पता है बच्चों कि 1/e की वैल्यू कितनी होती है, 0.36 या फिर 0.37 इसके अप्रोक्सीमेट होती है। हमें n की फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 0.37 n0। और इसे बच्चों ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चों, अर्थात डीके कांस्टेंट, अर्थात डीके कांस्टेंट उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात डीके कांस्टेंट या फिर क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जितने समय में सक्रिय परमाणुओं की संख्या, जितने समय में सक्रिय परमाणुओं की संख्या घटकर प्रारंभिक मान की 37% रह जाए। परमाणुओं की संख्या घटकर प्रारंभिक मान की 37% रह जाए। अब तुम एक बार सब सामने देख लीजिए बच्चों, कि यहाँ से देखिए बच्चों, दोबारा देखिए, नोट करने के बाद में जस्ट सामने देखना। नोट कर लिया, अब सामने देखिए बच्चों कि यदि हम यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/t। और ये क्या है, डीके कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं या फिर क्षयांक बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि क्षयांक टाइम का व्युत्क्रम, ठीक है, किसके बराबर होता है, टाइम के व्युत्क्रम के बराबर। कब होता है कि ऐसा टाइम जब प्रारंभिक जो पार्टिकल है उनकी कितनी संख्या बचे, सिर्फ 37%। समझ गए ना तुम, प्रारंभिक जो पार्टिकल थे उनकी संख्या में से सिर्फ 37% पार्टिकल बचे, तब वो जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्बडा के व्युत्क्रम के बराबर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्बडा किसके बराबर होता है, टाइम के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दोनों की ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब तुमने ये सब नोट कर ही लिया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, हाफ टाइम, सॉरी लाइफ, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, अर्ध आयु काल। हाफ लाइफ टाइम या फिर अर्ध आयु काल, हेडिंग दे दी। तो सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों कि ये बात तो तुम्हें पता ही है कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव परमाणु है वो क्या होता है कि अपने आप विघटित होता रहता है। तो हम यहाँ पे उस आधे टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस हेडिंग क्या है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं जो कि जब परमाणु विघटित हो तो अपने आधे परमाणुओं में जब विघटित हो जाता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। समझ में आ गया ना हाफ लाइफ टाइम किसे बोलते हैं। हाँ, तो किसी को नहीं समझ में आया ना तो कमेंट भी कर सकता है। जो नए नए बच्चे आए ना वो कमेंट कर सकते हैं, तुमको नहीं पता हो तो बता देते हैं। तुम वीडियो तो ऑन करते ही नहीं हो तुम्हारे, ठीक है। ये अंचल कौन है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ लाइफ टाइम किसे कहते हैं।
अब हम इसके जो डेरिवेशन है उसकी बात करें। तो पहले तुम एक काम करो, हेडिंग दे दी और इसकी जो थ्योरी है वो लिख लीजिए, ठीक है। लिखो, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परिदर्श, किसी रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो सक्रिय तत्व के परिदर्श, ब्रैकेट में लिखना सैंपल, ब्रैकेट में लिखना सैंपल, समझ गए ना। कई बार हिंदी के वर्ड भी समझ में नहीं आते हैं। ब्रैकेट में लिखना सैंपल, ब्रैकेट बंद कर देना, के आधे परमाणु जितने समय में, के आधे परमाणु जितने समय में विघटित हो जाते हैं, जितने समय में विघटित हो जाते हैं, या जितने समय पश्चात आधे सक्रिय परमाणु, या जितने समय पश्चात आधे सक्रिय परमाणु शेष रह जाते हैं, या जितने समय पश्चात आधे सक्रिय परमाणु शेष रह जाते हैं, उस समय के मान को उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। उस समय के मान को उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर दोबारा से लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। सपोज करो बच्चों, अब सामने देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि पार्टिकल आधे रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जितने भी सक्रिय या फिर एक्टिव पार्टिकल थे वो जब आधे रह जाते हैं ना, उस टाइम को क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं, या फिर उस योगी की अर्ध आयु बोलते हैं। तो तुम एक काम करो, तो यहाँ पर अगर हम पार्टिकल की बात करें तो यदि t बराबर क्या हो, t/2 हो, ठीक है। t तो कंप्लीट टाइम है, ठीक है, तो आधा टाइम कितना हो जाएगा, t/2। या फिर जब हम पार्टिकल की बात करते हैं वो कितना होता है, n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कि अब हम टाइम की बात क्या करते हैं, अर्ध आयु काल की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइम t, यहाँ पर देखिए बच्चों वैसे भी टाइम t है, लेकिन अर्ध आयु काल के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट साइन बना देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि ये तो टाइम होता है और ये अर्ध टाइम होता है, आधा समय होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, मैं ऐसे लिख दूं उसको t1/2, ठीक है। t के नीचे 1/2 लगा देना, समझ गए ना तुम। आगे क्या करोगे तुम, स्मॉल t और कैपिटल N की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दोगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ रखते भी चले जाओ, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि n0/2 इज इक्वल टू n0 e की पावर लैम्डा t 1/2, ठीक है। n0 से n0 कैंसिल हो गया ना कैंसिल। तो e की पावर माइनस लैम्बडा t 1/2 किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या है, e है, ठीक है। हमें e को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में log लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करने के बाद में लिखिए दोनों तरफ, यहाँ तक नोट करने के बाद में लिखिए दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर लिख लिया। इससे पहले बच्चों कि आप एक लाइन और लिख लीजिए, ठीक है, लाइन लिख ली ना वो, उससे पहले आप ये कर लीजिए कि e की पावर
देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर माइनस में है पावर, ठीक है। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी ना। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, जब ये पावर ऊपर है तो माइनस में है, जब ये हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 1/e की पावर लैम्डा t1/2 इज इक्वल टू 1/2। समझ गए ना तुम? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, e की पावर लैम्डा t1/2 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। आ गया ना? साथ के साथ नोट भी करते जाना। अब क्या करोगे तुम? दोनों तरफ log लगा दोगे। अब यदि हम इसके ln लगा देते हैं दोनों तरफ, देखिए बच्चों, जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि ln एक्सपोनेंशियल के लिए एंटी लॉग की तरह बिहेव करता है। जब ये एंटी लॉग की तरह जब बिहेव करेगा तो यहाँ से e क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा t1/2 इज इक्वल टू ln 2। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे। सबने ऊपर से नोट कर लिया ना? ठीक है। अब आगे देखो, हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? t1/2 कैलकुलेट करना है, अर्ध आयु काल कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, लैम्डा t, उससे पहले बच्चों आप इसकी वैल्यू देख लीजिए कि ln2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.693 होती है, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो लैम्डा t1/2 इज इक्वल टू 0.693, और हमें कैलकुलेट करनी है t1/2 की वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा, और इसको ब्रैकेट में कर दो बंद। हो गए ना इंटेलिजेंट? आ गया ना तुम्हारा अर्ध आयु काल? ठीक है, कुछ बच्चे ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए। चलो ठीक है, लिखो, इसको नोट करो, और इसको इक्वेशन नंबर कितनी दोगे? इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4। 3 कौन सी थी? n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, साथ साथ बोलते हो तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए बच्चों, n t समय पश्चात n देखो बच्चों, एक बार बोर्ड पे देख लो, तुम्हें नहीं पता कैसे लिखना है। n t 1/2 समय पश्चात, ऐसे लिखना है। लिखो n t 1/2 समय पश्चात विघटित परमाणुओं की संख्या, विघटित परमाणुओं की संख्या n(t1/2) इज इक्वल टू n0(1-1/2 की पावर n। ये नोट कर लीजिए बच्चों, और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा करना है, कौन सा करोगे। देखिए बच्चों, अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए, तब तुम्हें इक्वेशन 4 तक कैलकुलेट करना है। या फिर जब तुम्हारे अर्ध आयु काल का जब न्यूमेरिकल आ जाए ना बच्चों, न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना, ठीक है। ये बस न्यूमेरिकल के लिए है। एग्जाम में तो अगर थ्योरी टाइप से आता है ना, तब ये करना है, सिद्ध करने वाला है तब ये करना है। इक्वेशन 4 तक करते ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा। और अब अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए माध्य आयु, मीन लाइफ। माध्य आयु, मीन लाइफ, इसके अंदर लिखिए, नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखिए बच्चों, किसी तत्व के परमाणु का जीवन काल, किसी तत्व के परमाणु का जीवन काल वह समय, वह समय है जब तक परमाणु, वह समय है जब तक परमाणु सक्रिय अवस्था में रहता है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चों, किसी तत्व में परमाणुओं का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। किसी तत्व में परमाणुओं का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। इसकी परास 0 से इनफाइनाइट तक होती है। 0 से अनंत तक होती है। अतः किसी तत्व की माध्य आयु समूह के अतः किसी तत्व की माध्य आयु समूह के सभी परमाणुओं की आयु का योग, सभी परमाणुओं की आयु का योग तथा कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सभी परमाणुओं की आयु और परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट लाइन में देखिए बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि हमने जो माध्य आयु कितनी मानी है, हमारे पास कुल परमाणु कितने हैं? n0। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल होते हैं और हमने सर वापिस बोलना। ठीक है, लिखिए बच्चों, दोबारा से देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु का जीवन काल वह समय है जब तक परमाणु सक्रिय अवस्था में रहता है। किसी तत्व के परमाणु का जीवन काल वह समय है जब तक परमाणु सक्रिय अवस्था में रहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चों, किसी तत्व में परमाणुओं का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। किसी तत्व में परमाणुओं का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। इसकी परास 0 से अनंत तक होती है। इसकी परास 0 से अनंत तक होती है। अतः किसी तत्व की माध्य आयु समूह के सभी परमाणुओं की आयु का योग तथा सभी परमाणुओं की आयु का योग तथा कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तथा कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब देख लीजिए बच्चों कि हम माध्य आयु किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ डेरिवेशन है, ये देखते हैं। देखिए बच्चों कि T0 इज इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 0 टू अनंत T dn अपॉन n0। ठीक है बच्चों, ये क्या है? T dn और अपॉन में n0। ये कुल परमाणुओं की, जितने परमाणु हैं उन सब की आयु का योग हम क्यों लेते हैं? सॉरी, सिग्मा हम क्यों लेते हैं? योग के लिए लेते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी हम संख्याओं का जब ऐड करते हैं तब हम सिग्मा का उपयोग करते हैं। और तुम्हें एक बात और बता दूं कि सिग्मा समाकलन का ही रूप होती है। ठीक है, यदि हम समाकलन की जगह सिग्मा भी यूज में ले या फिर सिग्मा की जगह समाकलन का भी यूज में ले सकते हैं। आगे जब हम करेंगे तो तुम कंफ्यूज मत होना। तो और ये n0 क्या है? टोटल परमाणुओं की संख्या। अब देखिए बच्चों कि हमें ये क्या पता था, हमारे पास जो इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन। याद करो दोबारा से, आ गया ना याद? ये इक्वेशन फर्स्ट थी और मेरे साथ साथ आप क्या काम करो, नोट भी कर सकते हो, लैम्डा n इंटू dt। ठीक है बच्चों,
हमने क्या किया, dt को इस साइड में ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पर क्या है बच्चों, n है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू तो हमें पता ही है, कहाँ पता थी n की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 में, याद करो क्या थी, n नॉट e की पावर, हाँ वो तुम्हें पता ही है, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब तुम एक काम करो बच्चों, कहाँ तक इक्वेशन आ गई थी बच्चों, इक्वेशन 4 तक आ गई थी शायद, ठीक है, हाँ 4 तक आ गई थी। तुम एक काम करो, इसको दे दो 5 और इसको दे देना 6। इक्वेशन 6 देने के बाद में देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, dn की वैल्यू 6 से 5 में रख देंगे, ठीक है। देखो 6 की वैल्यू 5 में रखने पर तो हमें टी नोट कितना प्राप्त होगा, टी नोट इज इक्वल टू सिग्मा 0 टू अनंत टी, और dn की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में माइनस लैम्डा n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी dt, ठीक है बच्चों। और आगे dn और अपॉन में n नोट। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सिग्मा है, इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, और इंटीग्रेशन में चेंज करने के बाद हम कंटिन्यू इसको सोल्व करते हैं, जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो भी इंटीग्रेशन करने लायक होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं काम करो, साथ के साथ नोट करते जाओ, ठीक है, मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इसका, तुम साथ ही साथ नोट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, सिग्मा को इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है t माइनस लैम्बडा n नोट e की पावर माइनस लैम्बडा t इंटू डी टी अपॉन में n नोट। देखिए बच्चों यहाँ पे डी एन नहीं आएगा, ध्यान एक बार ध्यान देना, ये गलती से लिखा गया मेरे से, डी एन वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तुम्हें पता चल गया ना, डी एन नहीं आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था, क्योंकि हम डी एन की वैल्यू जब ये वाली जो डी एन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, समझ गए ना तुम। इक्वेशन 6 से हमने dn की वैल्यू इक्वेशन 5 में यहाँ रखी थी, और गलती से यहाँ dn दोबारा से लिख दिया था, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, जो भी इसमें से कांस्टेंट है उसको ले लेते हैं बाहर, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, माइनस लैम्बडा n नोट अपॉन n नोट, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या, नोट कर लिया ना, ये नोट कर लिया ना, नहीं किया तो जल्दी से करो, क्योंकि जगह नहीं है नीचे, आगे फिर ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, एक तो माइनस लैम्बडा है, एक एन नोट है, और एक अपॉन में एन नोट है। तो टी नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा एन नोट अपॉन एन नोट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस लैम्बडा टी डी टी। अब इसको क्या मान लो बच्चों, फर्स्ट, इसको मान लो तुम सेकेंड। तो यू डॉट वी इंटीग्रेशन, ये कैसे होता है, u इंटीग्रेशन v माइनस डी यू अपॉन डी टी इंटीग्रेशन v डी टी, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। सर वापिस बोलना। अब तुमने ये फॉर्मूला लिख ही लिया बच्चों, ये यहाँ पे क्या कर दो, तुम अप्लाई कर दो। देखो यहाँ से एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना कैंसिल। तुम ऐसे बोरिंग बोरिंग से कैसे लग रहे हो मेरे को, तुम्हारे चेहरे ऐसे उदास उदास से लग रहे हैं, क्या ज्यादा क्लास लंबी चली गई क्या क्लास,
पढ़ते रहो तो कंटिन्यू, वैसे भी तुम्हारे तो एग्जाम पास में आने वाले हैं, नहीं हुए ना तुम्हारे एग्जाम अभी? हाँ, तुम्हारे एग्जाम से पहले मैंने सुना था कि कई बच्चों के एग्जाम हो गए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यू डॉट भी हम अगर लिखते हैं तो स्मॉल टी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस लैम्बडा टी माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर u की जगह मैं t करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, dt अपॉन dt और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्बडा टी dt। अब देखिए बच्चों, t नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, ये वाला, ये पहले से बाहर चल रहा है इसके, तो माइनस लैम्बडा ऐसे की ऐसे, और देखिए बच्चों t अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन में माइनस लैम्बडा। समझ गए ना, जब e की पावर h का करते हैं जो भी कांस्टेंट होता है वो कहाँ जाता है, उसके नीचे आ जाता है। और जब हम बात करते हैं dt बाई dt की, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो माइनस इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन माइनस लैम्बडा dt। ये देखिए बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, टी ई की पावर लैम्बडा टी अपॉन माइनस लैम्बडा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, प्लस होने के बाद में देखिए बच्चों, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन में माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ये समझ में आ गया क्या तुम्हारे? ठीक है, सबके समझ में आ गया। अब देखो लिमिट क्या थी अपनी, 0 टू इन्फिनिटी। अब तुम एक चीज नोटिस कर लो, क्या, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तुम्हें पता है क्या, किसी को नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें नोट करो कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं ये वैल्यू रख देता हूँ। नोट कर लिया तुमने, सबने नोट कर लिया साथ के साथ में? रुको और पिता, 1 मिनट, तुम्हारी आवाज। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ बच्चों। तुम इंटेलिजेंट तो हो गए ना, तुम टेंशन मत लो, इंटेलिजेंट करके मानेंगे तुम लोगों को। ठीक है, अब कौन आया ये? ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो माइनस लैम्बडा ऐसे कैसे, देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, और यहाँ पे रखेंगे तब कितनी हो जाएगी, तब भी 0 हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू रखेंगे ना, तब क्या होगा, अगर हम ये वाली वैल्यू रखते हैं तो ये t है यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगा, और यदि हम फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, बारी बारी से मैं लिख देता हूँ। प्रशांत, तुम बोध आ रहे हो जा रहे हो, ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ये वैल्यू यहाँ रखी, टी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू लैम्बडा, और ये यहाँ पर भी आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन माइनस लैम्बडा। ठीक है, फिर ये इसके लिए रखो बच्चों प्लस ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू इन्फिनिटी अपॉन में माइनस लैम्बडा स्क्वायर, फिर बीच में माइनस फॉर्मूले का आ जाता है। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर इसकी वैल्यू रख दो, 0 की वैल्यू रख दो। क्या रखोगे, पहले t की जगह 0 मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू 0 अपॉन माइनस
लैम्डा प्लस में e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में 0 अपॉन में माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई। देखिए अब हम बात करते हैं आगे माइनस लैम्डा। अब देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अभी बताया था ना मैंने, e की पावर इन्फिनिटी की इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की 0, e की पावर 0 की 1। तो यहाँ से देखिए बच्चों e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हुई 0, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों 0, प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 0, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब 0 है ये भी 0 है। ठीक है, t इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस बरकरार रहेगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। समझ गए ना, t नोट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। अभी ब्रैकेट में बंद मत करो इसको, पहले एक काम करो, इतना लिखो, ये सब नोट करो, फिर मैं एक नोट डलवाऊंगा, फिर कुछ तुम लिखना। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई ना, ये वैल्यू रखने में ये आई ना तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए तो दोबारा से समझा दूंगा। जल्दी से नोट करो ये सब। तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूं, पानी पी लेता हूँ, मेरे को भी 1.5-2 घंटा हो गया कंटिन्यू लगे हुए। विक्रम है पानी लिया यार, पानी।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? अरे आ रही है ना, अपनी मुंडी लाओ। अब तुम एक काम करो कि हमने जो अर्ध आयु काल कैलकुलेट किया था ना, वो भी माध्य आयु के रूप में देख लेते हैं एक बार कि अर्ध आयु काल क्या होता है और माध्य आयु में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन का है, बस डायरेक्ट लिखना है वो। तो हमने अर्ध आयु काल को किससे रिप्रेजेंट किया था? T1/2 से रिप्रेजेंट किया था। और हमने यहाँ पर माध्य आयु को किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों? T0 से रिप्रेजेंट किया है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ये पता है? न्यूमेरिकल आ सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर। तो तुम याद रखना कि T1/2 इज इक्वल टू 0.693 T0। ये वैल्यू बताऊं क्या तुम्हें कहां से आई है? बतानी है क्या? तुम एक काम करो कि जहां पर अर्ध आयु काल पड़ा था ना वहां जाओ। वहां क्या था? वहां ये था कि T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्बडा। ये था ना, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्बडा, ये वैल्यू थी ना। अब इसमें क्या करो तुम, लैम्बडा की वैल्यू रख दो। तो लैम्बडा बराबर क्या होता है? 1/T0। ये तो अभी मैंने जस्ट इससे पहले ही तो बताया था। माध्य आयु, माध्य आयु क्या थी? लैम्बडा इज इक्वल टू 1/T0। ठीक है, यहां से तुम क्या करो, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पर रख दो। कैलकुलेट तो पहले से की हुई है। तो T1/2 हमें क्या मिल जाएगा? 0.693 इंटू T0। और इसको कर दो ब्रैकेट में बंद और आगे लिखो। इसको समीकरण नंबर दे देना। 7 है तो 8 दे देना। पिछले वाली कितनी आ गई थी? 7 आ गई थी, तो इसको 8 दे देना, अदरवाइज 7 दे देना। ठीक है, लिखो समीकरण 8 अर्ध आयु है माध्य आयु के मध्य। समीकरण 8 अर्ध आयु है माध्य आयु के मध्य संबंध को स्थापित करती है, संबंध को स्थापित करती है। ठीक है बच्चों, तो मैं दीपक सिंह शेखावत, आज आपकी क्लास बीएससी फाइनल ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट सेकंड की फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, और जो हमारा रोज का टाइमिंग है वो क्या रहता है बच्चों? इवनिंग के अंदर तो रहता है 8 से 10 और मॉर्निंग के अंदर रहता है 9 से 11। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ लेना। और जैसे महेश, मीना, जितने भी तुम लोग जैसे नए हो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो तुम 8385049481 पर कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकायदा ये जितनी भी क्लासें अभी चल रही हैं, ये जूम ऐप पर जितनी भी क्लास चलती हैं वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप यूट्यूब पर भी जाकर के देख सकते हैं। और ये सारी की सारी क्लासें ये फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बताना भूल गया कि हमारे यहाँ पर फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर के ऐप के अंदर आपको केमिस्ट्री के वीडियो भी अवेलेबल हैं। वहां पर जो केमिस्ट्री के शिवराम सर हैं, जिनकी नाइस केमिस्ट्री नाम से है, उन्होंने बीएससी फाइनल ईयर की जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट करवा दी है। और जो तुम्हारे कोई जानकार हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में, उन्होंने वहां पे केमिस्ट्री के वीडियो डाल रखे हैं। हाँ, फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप के साथ साथ उन्होंने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं। और वो उनका जो यूट्यूब चैनल है वो क्या है? नाइस केमिस्ट्री के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। तो आप वहां जाकर के केमिस्ट्री की भी लाइव क्लासें देख सकते हैं। अगर आपको पीछे का अगर केमिस्ट्री में रह गया तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख लेना या फिर फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर ऐप पर देख लेना। आबा कुमारी 2 मिनट और सुन लो, फिर देखो सभी को जाना है। ठीक है बच्चों।